हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MH BSc नर्सिंग CET 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बायोलॉजी MCQs नर्सिंग एग्जाम के PYQs क्वेश्चन। आज का जो अपना पार्ट है ये है पार्ट नंबर 7 और आज के सेशन में हम जो 20 MCQs करने वाले हैं ये 20 MCQs आपके एब्सोल्युटली PYQ के बेसिस पर है। और ये जो PYQs है ये हमको हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट बोल सकते हो अनिकेत माने के थ्रू मिला गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनके YouTube चैनल का नाम है लर्नोलेट। ठीक है, तो इस YouTube चैनल से हमको ये PYQs मिले हैं, इसीलिए क्रेडिट इस पर्टिकुलर YouTube चैनल को जाता है। आज के PYQ सेशन में बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपका नर्सिंग एग्जाम को लेकर जो भी डर है वो डर अपने मन से निकाल दो। ठीक है, हमारा जो ऐप है ज्ञान लैब, ये ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद इसका जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है, इस फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा जिसमें हमने 100 मार्क्स के नर्सिंग एग्जाम का एक पेपर अपलोड किया है, जिससे आपको आइडिया पता चलेगा कि कैसे टाइप के एग्जाम आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के PYQ सेशन के साथ। आर यू ऑल एक्साइटेड? यस एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। ये रहा हमारा आज का पहला MCQ। स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म फाउंड इन सीड्स फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड एज डैश। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि जब अपने सीड का फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो हमारा सीड कौन सा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दिखाता है अपने ग्रोथ को रोकने के लिए? इट शोज डोरमेंसी प्रॉपर्टी। डोरमेंसी में क्या होता है, जब भी आपके सीड का फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो सीड के बाहर एक टफ सीड कोट बन जाती है एब्सिसिक एसिड के वजह से, जिसके वजह से वो सीड टेम्पररी जर्मिनेट नहीं कर सकती। और जब उसका फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएगा तो वो फिर से सीड जर्मिनेट करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच लेयर इज द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल इन एंजियोस्पर्म्स? तो ये अपने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म में एंथर के पास एंथर वाला जो लेयर है उसमें से कौन सा लेयर न्यूट्रिशन का काम करता है? ऐसा एंथर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। इसमें से जो आउटर लेयर होती है इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेकेंड लेयर एंडोथीशियम ब्रेकिंग में हेल्प करता है, यानी डेहिसेंस प्रोसेस में हेल्प करता है। मिडल लेयर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बचा क्या? टेप्टम बचा, और टेप्टम का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। Moving on to the next question. This question is from our chapter number 3. ये क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 3 का है। Two or more alternative forms of a gene occupying identical loci on homologous chromosomes are called as dash. समझो ये अपना क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर दो अलग टाइप के अलील्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब या तो कैपिटल D या तो स्मॉल d, तो ऐसे एक कैरेक्टर के दो अलील्स अगर प्रेजेंट है तो ये अलील्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज अलीलोमॉर्फ। क्या बोलते हैं इसको? सीधा सीधा डेफिनेशन अपने चैप्टर नंबर 3 से, दे आर कॉल्ड एज अलीलोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स? तो DNA रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा है कि ये अपना रेप्लिकेशन फोर्क है। अगर ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम और 5 प्राइम है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा, न्यू स्ट्रैंड विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा, या जो भी नया डॉटर स्ट्रैंड होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनता है। समझो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है, तो यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बन रहा है। सो न्यू स्ट्रैंड is always formed in the direction of 5 prime to 3 prime, not 3 prime to 5 prime. ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो अभी हमने क्या देखा कि नया स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनना चाहिए, उल्टा नहीं बनना चाहिए। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन प्लांट्स इज डन बाय डैश हार्मोन। आपका जितना ज्यादा कैम्बियम बढ़ता है
उतना ज्यादा आपके प्लांट का गर्थ बढ़ता है। गर्थ मतलब क्या होता है, प्लांट का डायामीटर बढ़ता है। तो डायामीटर इंक्रीज करने का यानी कैम्बियम इंक्रीज करने का काम किसका होता है, साइटोकाइनिन का, क्योंकि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे प्लांट की थिकनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Respiratory centers are located in dash and dash of brain. Very simple question. Respiratory centers कहाँ पर located होते हैं? Respiratory centers are located in pons, varoli and medulla oblongata of our brain. इन दोनों पार्ट को हम respiratory center भी बोलते हैं। Moving on to next question. An individual shows presence of antigen A on the surface of RBC and antibody B in the plasma. मतलब ये आपका आरबीसी है, इसके सरफेस पे ए एंटीजन है और इसका जो प्लाज्मा है इसमें बी एंटीबॉडी है। तो इस पर्टिकुलर इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था कि आपके आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन होता है उसी एंटीजन के करस्पॉन्डेंस में उस पर्टिकुलर का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। तो अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप भी ए होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म? ये हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। व्हाट इज अनदर नेम फॉर ब्रूड पैरासिटिज्म? इसको हम क्लेप्टोपैरासिटिज्म भी बोलते हैं। क्लेप्टोपैरासिटिज्म मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एनिमल है, वो अपने बच्चे को किसी दूसरे एनिमल के हवाले कर देता है और खुद मस्त पैकी मजे करता है, और वो जो दूसरा एनिमल है वो खुद के बच्चों को भी संभालता है और इस एनिमल के बच्चों को भी संभालता है। तो ऐसा हमको इंडियन क्रो और एशियन कोयल इनमें देखने को मिलता है। कोयल बहुत स्मार्ट है, 3 इडियट्स मूवी में भी बताया गया है ना। कोयल अपने अंडों को कौवे के नेस्ट में डाल देती है, फिर जो मदर क्रो होती है वो खुद के बच्चों का भी ध्यान देती है और कोयल के बच्चों का भी ध्यान देती है, और जैसे ही कोयल के बच्चे पैदा होते हैं वो कौवे के अंडे को नीचे गिरा देते हैं, अपना कंपटीशन खत्म कर देते हैं। मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, ऐसा सिस्टम हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूगो डी व्रीज प्रपोज्ड dash theory based on the observations of plant Oenothera lamarckiana. ह्यूगो डी व्रीज ने कौन सा थियोरी प्रपोज किया था? यस, इन्होंने म्यूटेशन थियोरी दी थी ना हमको। म्यूटेशन थियोरी में इन्होंने क्या बताया था कि आपका जो म्यूटेशन होता है सडन होता है, रैंडम होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, और ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, म्यूटेशन थियोरी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the producer receives 1000 joules of light energy, मतलब समझो कि कोई प्लांट है, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इसके पास 1000 जूल्स एनर्जी है। तो हमने 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे आप एनर्जी फ्लो चार्ट में ऊपर ऊपर जाते जाओगे एनर्जी 10% ही पास होती है। तो अगर प्रोड्यूसर के पास, मतलब अपना जो प्लांट है इसके पास अगर 1000 जूल है, तो फिर हर्बीवोर और कार्निवोर के पास कितना एनर्जी जाएगा? प्लांट को जो एनिमल्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं, तो इसका 10% हर्बीवोर्स के पास जाएगा, मतलब 10% ऑफ 1000। तो ये परसेंट मतलब क्या होता है? 100। 10% ऑफ 1000, सो 10/100 into 1000, 20 कट 20 कट, मतलब हर्बीवोर के पास कितना जूल एनर्जी गया? 100 जूल एनर्जी गया। तो आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा। और नेक्स्ट क्या है? कार्निवोर। अभी समझो कोई एनिमल इस हर्बीवोर को खा रहा है तो उसको बोलेंगे कार्निवोर। तो इस हर्बीवोर के पास कितना एनर्जी है? 100 जूल। इसका 10% कितना होगा? 10% ऑफ 100 जूल, यानी कि बचा सिर्फ 10 जूल्स। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपका 10% लॉ आपको अप्लाई करना है व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग योर एनर्जी ट्रांसफर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, introduction of African catfish Clarius gariepinus has proved harmful to endemic catfishes. This is an example of, अगर समझो जैसे हमने नाइल पर्च का एग्जाम्पल देखा था या फिर कोविड वायरस का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी बाहर का एजेंट, फॉरेन एजेंट जब किसी न्यू जगह पे जाता है तो वहां पे जो लोकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर प्रे। तो ऐसे ही अगर हमने कोई फॉरेन फिश इंट्रोड्यूस की है तो उसके वजह से वहां की जो लोकल फिश है वो लोकल फिश का खाना ये फॉरेन फिश खा गई, तो लोकल फिश का पॉपुलेशन कम हो जाएगा।
सो दिस इज कॉल्ड एज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है, इविल क्वार्टाट वाला टॉपिक, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर दो इसका। आई विल ड्रिंक वाटर टिल देन, कम ऑन क्विकली। यस, क्या आएगा इसका आंसर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स लिंक ट्रेट? कौन सा कैरेक्टर इसमें से एक्स लिंक ट्रेट नहीं है? ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। हाइपरट्रिकोसिस, हीमोफीलिया, मायोपिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। देखो ये सारे आपके एक्स लिंक डिसऑर्डर है, बट हाइपरट्रिकोसिस क्या होता है? आपके नोज और आपके हेयर के ऊपर जो बाल होते हैं, ये वाई लिंक ट्रेट है ना, ये आपका होलैंड्रिक ट्रेट है। सो दिस इज नॉट एन एक्स लिंक ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच बर्थ कंट्रोल मेजर्स इन कॉलम 1 विथ इट्स इफेक्ट इन कॉलम 2 एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कॉन्डम क्या होता है? इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। डायफ्राम क्या होता है? इट कवर्स द पीनस। ओके, सो ए का आंसर आएगा 3, डायफ्राम का आंसर आएगा दिस। इंट्रायूट्रिन डिवाइस, इट सप्रेसेस स्पर्म का मोटिलिटी एंड नेक्सप्लानोन इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। तो आंसर क्या आएगा? ए का आंसर आएगा 3, बी का आंसर आएगा 4, सी का आंसर आएगा 2 एंड डी का आंसर आएगा 1। ये सब अपने चैप्टर नंबर 2 कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में से एग्जांपल है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Solid ball of 16 to 32 cells formed by the end of 4th day of fertilization. Again chapter number 2 in human embryonic development is, मतलब अगर आपका सेल 16 to 32 सेल्स का हो गया है, चौथा दिन है फर्टिलाइजेशन का, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? 16 to 32 सेल्स हो गए हैं टोटल अपने पास, ऐसे पूरा एक ग्रुप ऑफ सेल है 16 to 32 सेल्स का, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं मोर्यूला। और जब ये सेल 2 लेयर बना लेता है, एक आउटर ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर ब्लास्ट्यूला, तो फिर वो अपना ब्लास्ट्योसिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्ट इन द माउथ फ्लू वैक्सीन, ये हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। मेल्ट इन द माउथ फ्लू वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म? दिस वैक्सीन वाज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस। मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, कैसे पेपरमिंट के स्ट्रिप्स होते हैं ना, वैसे ये मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन के एकदम ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स थे, जिसको टंग के नीचे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाता था माउथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली कंसर्न्ड विथ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मेमोरी और इंटेलिजेंस दोनों कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। हाइपोथैलेमस का काम है बॉडी के सैटिस्फैक्टरी सेंटर को कंट्रोल करना और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। अब बचा सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। तो इसमें से जो सेरिब्रम है, इसके पास अपना ब्रोकास एरिया होता है और वर्निक्स एरिया होता है, और ये दोनों एरिया जो है ये डिसाइड करते हैं अपना इंटेलिजेंस और मेमोरी पावर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस इज फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। The inherent ability of plant cell to grow, divide and give rise to a whole plant is called as dash. जब आपका कोई एक प्लांट सेल, टिश्यू कल्चर जब हम करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो हम अपने प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा काट के अपने आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं, और फिर इस छोटे से टुकड़े से आपको रूट और शूट दिखाई देता है। तो ये जो अपना छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं। और ये एक्स प्लांट कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। The ability of plant to divide and give rise to new organ is called as totipotency. Potency मतलब capability, toti मतलब multiple organ बनाने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following is not a formed element of human blood? कौन सा फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है? देखो ह्यूमन का जो ब्लड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपका WBC, RBC और प्लेटलेट सेल्स आते हैं, और जो प्लाज्मा है इसमें आपका वाटर और प्रोटीन और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर प्लांट्स कैन पंप वाटर टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ डैश मीटर। रूट प्रेशर थियोरी में हमने क्या पढ़ा था? ये आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है कि आपका जो प्लांट है वो नॉर्मली रूट प्रेशर से
कितनी हाइट तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अप टू 10 to 20 मीटर्स ऑफ हाइट, मतलब ये बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं, लेकिन एटलीस्ट 10 to 20 मीटर्स तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन एंजियोस्पर्म्स, टॉल जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी डैश टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, ये चैप्टर नंबर 13 में देखा है हमने, जिसमें हमने रॉ वुल्फिया वोमेटोरिया और रॉ वुल्फिया सर्पेंशिया का एग्जाम्पल देखा था। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, मतलब इसमें स्पीशीज सेम होता है पर जीनस अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। हेंस वी आर डन विद टुडेज सेशन। इतने कम टाइम में हमने 20 MCQ सॉल्व कर लिए। इतना इजी पेपर आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, अजिबात घबरायची गरज नहीं है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस का सैंपल पेपर हमने अपने फ्री मटेरियल सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऐप इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल सेक्शन डाउनलोड करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि एक लास्ट पार्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेकर आने वाली हूँ। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के इतने इजी क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, इतने इजी क्वेश्चंस, मतलब आपका सीधा 12th के सिलेबस में से ही आया था, बायो के सिलेबस में से। तो अगर आप चाहते हो कि मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के PYQs लेकर आऊं, दिस विल बी द लास्ट सेशन, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और इसके नीचे कमेंट करो दैट यू वांट PYQ ऑफ नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो मैं फटाक से आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का वीडियो लेकर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।